डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है MTH 301 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सोल्यूशन मेरे पास 23 से लेके 45 तक का है, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम 23 से लेके 30 तक के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी मेंबर मेरी इस वीडियो पर नए आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मोर इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो वीडियो जो है मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे कहता है जी कि फाइंड ऑल पॉसिबल पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट हुज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट आर दिस। अब उसने हमसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दे के हमसे पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में पूछ लिया है, तो आपको सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में पता होना ज़रूरी है। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या आ जाता है जी? पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास होते हैं जी आर और थीटा, ठीक है। जबकि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या होते हैं? एक्स एंड वाई। उसने हमें एक्स वाई दे के आर थीटा पूछ लिया है। तो आपको फार्मूला याद करना है जी। फार्मूला क्या है आपके पास? कि आपके पास फार्मूला होता है जी कि एक्स स्क्वायर जो होता है ना हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका जो स्क्वायर रूट होता है ना वो हमारे पास आर के इक्वल होता है। आपको एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन है, ठीक है। और आपने क्या करना है, इनको पुट करना है, इनके स्क्वायर लेने हैं। स्क्वायर लेने के बाद क्या करेंगे, इनको सॉल्व करिए जाएगा। तो ये 18 कैसे बनता है ये भी बता देता हूँ आपको। जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर लेते हैं ना जी, तो 3 आपका 9 में आ जाता है और 2 स्क्वायर रूट से बाहर आके 18 बन जाता है, राइट। और 18 प्लस 18 36, और 36 का आपका पास स्क्वायर रूट जो है वो 6 आ जाता है। अब 6 आपके पास प्लस माइनस का आ रहा है, ठीक है। और आपने फाइंड कर लिया है, अब आपने थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने का फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास होता है tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक है। अब आपको वाई भी गिवन है, आपको एक्स भी गिवन है, ठीक है। आपने दोनों को क्या किया, पुट किया। पुट करने के बाद देखा तो वो दोनों सेम थे, कैंसिल हो रहे थे। आपने क्या कर दिया, उनको कैंसिल कर दिया। -1 बचा, tan इनवर्स हुआ। अब tan इनवर्स आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर पे भी अलाउ होता है इम्तिहान में, ठीक है। तो आप जब tan इनवर्स करेंगे ना आपके पास, तो ये 3 पाई/4 ये आंसर भी आ जाता है और 7 पाई/4 पे भी आंसर आता है, ठीक है। बेसिकली होता कुछ यूँ है कि अगर आपके पास लेट अस सपोज अगर एक सर्कल है, इसके अंदर 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। वैसे तो बेसिकली tan 45 पे क्या होता है, 1 होता है। 45 डिग्री पे tan क्या होता है, 1 होता है। लेकिन ये जो -1 है ना, ये आपका क्या होता है, इधर से 135 डिग्री पे भी होता है, ठीक है। जो कि 3 पाई/4 जो है ना वो 135 डिग्री के इक्वल होता है। और बेसिकली दूसरा आपके पास जो कैलकुलेटर आंसर देगा ना वो देगा 7 पाई/4 का भी। तो 7 पाई/4 दरअसल 415 एंगल होता है। इन दोनों पर जो है ना आपका जो tan है वो नेगेटिव का 1 होता है, ठीक है, इन दोनों पर। अब स्टूडेंट्स होगा कुछ यूँ कि ये दोनों ही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम अपने पॉइंट को देखें तो पॉइंट हमारे पास एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। हम जानते हैं एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव आपके 4 कोऑर्डिनेट के अंदर होता है। याद है आपको, हमारे पास एक्स होता है इधर पॉजिटिव का और यहाँ पे वाई पॉजिटिव का होता है, ठीक है। इधर वाई नेगेटिव का होता है और इधर वाई भी नेगेटिव का होता है। तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव 4 कोऑर्डिनेट के अंदर लाई कर रहा है, मतलब आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो इस वाला है। अब देखें, जो 3 पाई/4 पे उसने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि आपका जो एग्जैक्ट आंसर बन रहा है ना कोऑर्डिनेट के पॉइंट के अकॉर्डिंग वो 4 कोऑर्डिनेट में बनना है। तो इसलिए हमने 6 पॉजिटिव जो है वो उसके साथ आना है, और जो नेगेटिव का आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका आ जाएगा दूसरे के एंगल के साथ, ठीक है। अनदर क्वेश्चन में हमारे पास उसने यही कहा है जी कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट। फिर वही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिए हुए हैं एक्स वाई, हमने कोऑर्डिनेट पोलर के फाइंड करने हैं। हमने सबसे पहले आर फाइंड करना है। आर फाइंड करने का फार्मूला सामने दर्ज है, और थीटा फाइंड करने का फार्मूला भी यहाँ पे दर्ज है। तो आर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो बेसिकली हमारे पास 8 बन जाता है, और 8 के बाद आ जाता है 2 + 2√। फिर वही बात स्टूडेंट, जैसे हम इसका tan इनवर्स करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। फिर वही दो एंगल बनेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। तो उसके अकॉर्डिंग उनके साथ जो है वो उनका ये जो उसने 2n पाई किया है ऐड, ये आपकी मर्ज़ी होती है, ये उसने उसका पीरियड ऐड कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ जाता है जी कि एक्सप्रेस द इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, उसने कहा है कि आपके पास जो इक्वेशन है ना एक्स वाई होता है आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने जाना है पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, यानी आपने आर और थीटा में लेके जाना है। आपने यहाँ पे ये रिलेशन याद रखने हैं कि एक्स जो है ना, जब भी आप कार्टेशियन से पोलर में जाएंगे तो इक्वेशन के लिए,
तो एक्स इज इक्वल टू जो है वो आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये इस एक्स और इस वाई में पुट हो जाएंगे। इस पे स्क्वायर है वो स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर 8 आर साइन ऑफ थीटा। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, इधर से एक आर रह जाएगा और फिर आर के साथ जो कॉस स्क्वायर है वो इधर 8 साइन थीटा के बटे में चला जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका 8 साइन थीटा एज इट है, कॉस का जो स्क्वायर था वो एक दफ़ा हमारे पास यहाँ पे इसके बटे में कॉस आ रहा है और एक कॉस अलहदा हो जाता है। साइन ओवर कॉस टेन के होता है और 1 ओवर कॉस सीकन के होता है। इस तरह से सीकन और टेन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे स्टूडेंट्स को क्या कह रहा है जी, कन्वर्ट द पॉइंट इनटू द पोलर टू कार्टिजन। अब पोलर से कार्टिजन में जाने, पोलर से कार्टिजन यानी इस केस में आपको आर गिवन है जो कि 2 है और एक आपको थीटा गिवन है जो कि आपके पास कितना है π/3। ठीक है, अब आपके पास आर और थीटा गिवन है, आपने किस में जाना है, एक्स और वाई में जाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत ही आसान फार्मूला है। आपने क्या करना है जी, आप एक्स इजिकल टू और कॉस थीटा वाला रेशन इस्तेमाल करेंगे, आपको बआसानी इजीली जो है वो एक्स और वाई मिल जाएंगे। अगर आपने एक्स फाइंड करना है तो आपको पता वो इज इक्वल टू किसके होता है, और कॉज ऑफ थीटा के। आर आपके पास 2 है और कॉज ऑफ π/3, और कॉज π/3 स्टूडेंट्स π/3 कहते हैं आपके पास 60 डिग्री को और कॉस 60 पे होता है 1/2। तो 2 एंड 1/2 2 2 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। इसी तरह से वाई में पुट करेंगे तो वाई में साइन साइन आता है और साइन π/3 पे 300/2 2 2 से कैंसिल वहाँ पे 3 बन जाएगा। तो इस तरह से हम एक्स वाई के पॉइंट को भी निकाल सकते हैं अगर हमें आर और थीटा गिवन हो तो। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 14 पे आ जाते हैं, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है जी क्वेश्चन ऑफ द कर्व इन अ पोलर कोऑर्डिनेट, हमें क्वेश्चन ऑफ जो कर्व है ना पोलर कोऑर्डिनेट की वो दी हुई है, आर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा। डिस्कस करना है आपने सिमेट्रिक ऑफ द ग्राफ अबाउट द कर्व ऑफ द इनिशियल लाइन। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको सिमेट्रिक के बारे में कंसेप्ट होना ज़रूरी है कि सिमेट्रिक ग्राफ जो है वो क्या होते हैं। सिमेट्रिक ग्राफ ये होते हैं कि अगर किसी भी चीज़ में हम वैल्यूज़ की पुटिंग कर रहे हैं और उसमें चेंज नहीं आ रही ना, तो वो सिमेट्रिक है। अब इसमें कैसे चेक करेंगे, ठीक है, हमें जो क्वेश्चन गिवन है ना, हमने इसमें से फंक्शन को उठाना है। हमारी इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन जो है वो कॉज है, और हम ये भी जानते हैं कि कॉज के अंदर अगर -थीटा पुट कर दें एंगल में तो डेफिनेटली दोबारा से कॉज एक वाहद फंक्शन है। स्टूडेंट सुन लें, कॉज और सीकन ये दो ऐसे फंक्शन होते हैं कि जिसमें अगर हम थीटा की जगह पे -थीटा पुट करेंगे तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, दोबारा थीटा ही रह जाएगा। इसके अलावा जो भी फंक्शन होता है उसमें से माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि अगर हम थीटा को चेंज भी करेंगे -थीटा भी करेंगे तो वो दोबारा कॉस थीटा ही बन जाएगा, लिहाजा कर्व जो है वो रिमेन सेम रहेगी अगर हम थीटा को -थीटा रिप्लेस करते भी हैं। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ये हमारे पास सिमेट्रिकल है अबाउट द इनिशियल लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें, क्वेश्चन में गिवन है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, डिस्कस द सिमेट्रिक ऑफ द ग्राफ। जी तो स्टूडेंट्स अबाउट द वाई एक्सिस, तो स्टूडेंट्स अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो कॉस फंक्शन होते हैं ना मोस्टली ऑलवेज जो है ये सिमेट्रिकली होते हैं। अब इसमें देखें, अगर हम थीटा की जगह पे cos 2 थीटा इस दफ़ा हमारे पास, अगर हम थीटा की जगह पे स्टूडेंट 2 थीटा की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, π - थीटा करूँ या जो भी करता हूँ मैं, तो बेसिकली थीटा जो है ना मेरे पास, अगर हम इसको ये कहें कि π - थीटा या π+थीटा, हम जानते हैं कि 2 अंदर मल्टीपल हो जाएगा। हम इसको वैसे भी प्रूव करके बता देते हैं कि किस तरह माइनस को ख़त्म करने नहीं बनता। अब देखें 2π - 2 थीटा, अब कॉस का फार्मूला ओपन हो गया, याद है आपको कॉस का फार्मूला, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसमें अगर देखा जाए तो साइन 2π यानी ये ज़ीरो बनता होता है ना, इस पर तो ज़ीरो होता है जिससे ये वाला सारा पोर्शन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और कॉस 2π क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस 2 थीटा हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब देखें cos 2 थीटा को हमने लिया था, cos 2 थीटा दोबारा बन जाता है। इस तरह ये हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन होता है cos का ऑलवेज जो है ना। ठीक है, एज द इक्वेशन रिमेन सेम बाय रिप्लेसिंग थीटा माइनस थीटा या प्लस थीटा। तो स्टूडेंट्स
अगर प्लस भी होता ना तो कोई भी चेंज नहीं आनी थी, वहाँ पे क्या जाना था, नेगेटिव आना था, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव हो जाना था, तो इसलिए किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आनी थी। लिहाजा हम इसे कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल होता है, ये वाला फंक्शन भी हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 साइन 2 थीटा। अब देखें स्टूडेंट, साइन फंक्शन आ चुका है, और ये बात भी आपको पता होना ज़रूरी है कि जो साइन के फंक्शन होते हैं ना, उसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि अगर आप कहें कि आप नेगेटिव को चेंज करें और वो दोबारा वही बन जाए, ऐसा नहीं होता, इसके अंदर से माइनस बाहर आ जाती है। अब देखें, साइन को हमने बिल्कुल वैसे लिया है, साइन का फार्मूला ओपन किया, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब हमें पता है कि साइन वाला ज़ीरो होना था, ठीक है, कॉस वाला बचना था। अब कॉस के साथ तो पीछे नेगेटिव आ गया, कॉस 2 पाए तो बेसिकली 1 नहीं है, ठीक है, लेकिन जो शुरू में फार्मूले का माइनस था ना, उसकी वजह से क्या बन जाता है, -2 थीटा बन जाता है। अब ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, वो चीज़ बनी नहीं है। लिहाजा हम क्या सकते हैं, सो क्वेश्चन कर्व डज नॉट रिमेन सेम बाय रिप्लेसिंग द पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है। तो 25 में वो हमसे ये कह रहा है कि यूज़ द डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब कर्व में आर का आंसर आपको बिल्कुल पॉजिटिव दिया हुआ है उसने, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव का आंसर है। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि आपको सारा कुछ कैसे पता चलेगा, लिमिट्स का कैसे पता चलता है। तो स्टूडेंट, हमने फंक्शन देखा तो फंक्शन हमारे पास कॉज है, ठीक है, और कॉज का एरिया हमने फाइंड करना है, आंसर हमें पॉजिटिव का भी दिया हुआ है। तो एक तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स के कॉज आपका जो है ना वो 4 कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, उधर से पहले में भी पॉजिटिव होता है, यानी कि ये वाला रीजन जो है ना, तो ये हमारे पास कॉज का अपना रीजन होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि अब हमने जब भी कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में जाना होता है, यानी एक्स वाई वाले से डी एक्स डी वाई वाले से आर डी थीटा में जाना होता है, तो हमारे पास जो फंक्शन होता है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू की डबल इंटीग्रेशन मैं कहूँ कि डी एक्स डी वाई, तो वो सारा जो है ना आपके पास आर डी थीटा में चला जाता है। अब चूँकि हमने पहले तो कन्वर्ट करना है ना सारे का सारा, हमने पहले उसको ऐसे लिखना है कि ये फंक्शन हम इसको इसमें लेके जा रहे हैं, पहले मैं इसकी फॉर्म बनाता हूँ। उसने भी यहाँ पे सबसे पहले ये किया है कि आर डी थीटा ये आपके उस कोऑर्डिनेट में जाने के लिए, और -π/2 से पॉजिटिव पाए। अगर हम आपको याद हो मैंने अभी बताया भी था कि स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसका वो रीजन है जहाँ पे वो काम करता है, यानी कि अगर हम आर को इक्वल टू 0 भी लेते हैं तो उसका पॉइंट शुरुआत से लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो यहाँ पे भी 0 होता है और यहाँ पे भी 0 होता है। तो यहाँ से ऐसे आने का मतलब ये होता है कि आप उसका सर्कल, आप जब भी इसको एंगल को देखते होते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइजली डायरेक्शन को लेके आते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का π/2 और ये पॉजिटिव का π/2 टॉप पे होता है। एक तो हमारे पास ये लिमिट आ जाती है, दूसरा हमारे पास जो आर है, और आर इसमें एक तो हमने कहा जी 0 से, दूसरा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास 7 cos थीटा आर डी आर। अब हमने पहले इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, फिर हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को ले आएंगे जो कि फंक्शन में गिवन है। ये तो फार्मूले की प्रिपरेशन है ना अभी यहाँ पे। तो आर की इंटीग्रेशन r²/2, ठीक है, 1/2 बाहर आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आर के स्क्वायर पे क्या हो गया, आर की जगह पर 7 cos थीटा पुट कर दिया गया, उसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमने इस 7 को 49 बना के बाहर निकाल दिया, और कॉस स्क्वायर को हमने यहाँ पे ले लिया। अब कॉस स्क्वायर का अपना फार्मूला था स्टूडेंट 1 + 2 cos 2 θ/2। अगर साइन स्क्वायर होता तो दरमियान में माइनस आना था, कॉस स्क्वायर है तो ये दरमियान में प्लस आ रहा है, ये फार्मूला हमारे पास एक होता है, ठीक है। ये बटे वाला 2 अगर बटे इधर कॉस स्क्वायर के साथ 2 होता तो यहाँ पे बटे में 2 नहीं आना था। तो ये एक फार्मूला है हमारे पास जो बहुत दफ़ा रीअरेंज होता है। मैं आपको इसका तारफ़ भी करा देता हूँ कि बेसिकली फार्मूला आपके पास होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हमारे पास होता है जी इज इक्वल टू 1 प्लस, ये कुछ बड़ी बहुत सी फॉर्म में मतलब के नज़र आता है 2 θ/2। अब ये जो 2 θ अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो यहाँ पे θ/2 होना था। मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये साइन स्क्वायर होता तो दरमियान में माइनस होना था। ये फार्मूले की भी अगर ये बटे में 2 नहीं है, इसके साथ होना था, इसके साथ होता तो हमने बटे में नहीं लिखना था। तो ये फार्मूला बहुत दफ़ा बहुत जगह पे जो है ना वो रिपीट होता रहता है, तो आप इसका थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि आपने इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग करनी है, 1 की थीटा बन जाती है और cos 2 θ की sin 2 θ,
और एंगल का डेरिवेटिव बटे में लिखते होते हैं, जो कि 2 थीटा का 2 बनता था वो 2 बटे में लिख दिया। अब आपके पास जो लिमिट्स हैं, ठीक है, तो लिमिट्स को भी हमने क्या कर दिया जी, तो लिमिट्स को भी हमने देख लिया जी कि लिमिट हमारे पास जो है जो 0 से लेके हमारे पास -π/2 से लेके +π/2 तक है। इसमें उन्होंने मिस्टेक कर दी है, ये लिमिट उन्होंने गलत लिख दी है यहाँ पे। तो थीटा की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट हमारे पास क्या है जी, π/2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो π/2, तो नेक्स्ट यहाँ पे जब 2 पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो उन्होंने यहाँ पे शॉर्टकट करके लिख दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अपर लिमिट में आपके पास π/2, ठीक है, और फिर उसके बाद साइन आपके पास आ जाता है जी 2, थीटा में आपके पास आ जाता है π/2, ठीक है, और इस सारे का बटा भी 2, माइनस लोअर लिमिट में हमारे पास आ जाता है माइनस का π/2 प्लस साइन, और ये आपके पास 2 के साथ अगेन माइनस π/2 और सारे का बटा 2। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से ये कैंसिल होना है, ठीक है, और जब जैसे कैंसिल होता है तो पीछे बचता है साइन पाई, और साइन पाई पे साइन 180 पे 0 होता है, जिससे ये वाला सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम यहाँ पे भी देखते हैं ना, तो 2 से 2 कैंसिल होता है, माइनस पाई, तो पाई से माइनस तो बाहर आएगा, लेकिन वो सारा सिफर हो जाना है, तो इसलिए हम पे वो किसी किस्म का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। तो बेसिकली ये चीज़ें तो इस तरह से सिफर हो जाती हैं। अब हमारे पास जो चीज़ बचती क्या है, अब हमारे पास जो चीज़ बची है ना, एक तरफ तो ये सारा जो सॉरी ये जो बटा है ना, ये सिर्फ यहाँ तक का बटा है, टोटल का बटा नहीं है, सिर्फ इसका बटा है। तो बेसिकली दरमियान में फार्मूले की माइनस, ठीक है, और माइनस का π/2 ये वाला, और उस माइनस से वो वाली माइनस से क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने से क्या होगा स्टूडेंट्स, π/2 प्लस π/2, तो वो बन जाएगा 2π/2। ये देखिए मैं इस स्टेप को यहाँ तक ले आया था कि दरमियान में माइनस है, बाकी ख़त्म हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, और 19π/4 आपका फाइनल आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम तरफ चले स्टूडेंट्स, तो उसने कहा है जी कि ईच पार्ट रीराइट द डबल इंटीग्रल एज इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट। एवेलुएट नहीं करेंगे, जस्ट आपने इसको फॉर्म बनाना है। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही सिंपल होगा। उसने कहा जी कि आपके पास पहला पार्ट इस तरह से है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि आर इज़ द लेफ़्ट हाफ। अब लेफ़्ट हाफ स्टूडेंट्स जिसका क्या होता है, हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि लेफ़्ट हाफ में आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन आ जाता है, और एंगल यहाँ पे क्या आता है, π/2 से लेके 3π/2 तक चला जाती है चीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें एक तो फंक्शन 3π/2 से लेके 3π/2 तक चला जाता है, ठीक है, और दूसरा जब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट की रीराइट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ना जब, 1 माइनस, तो जब बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टूडेंट ये होता है हमारे पास आर के स्क्वायर के, ठीक है, यानी 1 माइनस आर का स्क्वायर बन जाएगा। जो देखो जो मैंने आपको बताया था वो भी नज़र आ रहा है, और डी एक्स डी वाई की जगह पे आर डी थीटा आपका बेसिकली आना ही आना होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। और अब इसमें जो R1 और 0 और 1 आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और वो 0 to 1, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे ना 1 का, तो वो 1 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम इसको नेक्स्ट पार्ट की बात करें ना, जिसमें उसने लिखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई वेयर आर इज़ द राइट हाफ। अब आर इज़ द राइट हाफ है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ना वो 4 और 9 के दरमियान में है, यानी कि 4 और 9 यानी कि 2 and 3। एक तो 2 and 3 पे चला जाएगा, या लिमिट देख सकते हैं 2 and 3 आ जाता है। दूसरा हमारे पास जी, तो हाँ जी राइट हाफ है, तो राइट हाफ हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आ जाता है स्टूडेंट, राइट हाफ हमारे पास हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक होता है, ये वाला राइट हाफ है। तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो यहाँ तो हम इसे लिख देंगे 3π/2 से लेके π/2 तक, यहाँ पर हम इस 3π/2 को -π/2 भी लिख सकते हैं। तो जी बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, उन्होंने बिल्कुल ऐसे किया है। बाकी एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको पता है आर कॉस आना है, ठीक है, थीटा, और उसके बाद वो आर का स्क्वायर, फिर उसके बाद कॉस का भी, और वो जो आर दूसरा फार्मूले का है उस आर ने आर स्क्वायर से आर का क्यूब बना देना होता है,
तो डेफिनेटली आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्या आपने इंटीग्रल को चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल आसान है, आपके सामने है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आर के, आर का स्क्वायर और एक आर डी आर का आर, वो एक तो आपका आर का क्यूब आ जाना है मिड में। ठीक है ना, वो देखिए वो आपका आर का क्यूब बन जाता है। और जो सेकंड टर्म में आपके पास आ जाता है 0 और 1। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो 0 से 1, 0 की वैल्यू 0 और π/2 90 पे 1 वैल्यू होती है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर बात हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चला, कैसे पता चला जी, चूँकि हमें उसने यहाँ पे बता दिया है कि आपके पास ये 0 to 1 पहले उसने बताया हुआ है कि ये फंक्शन फर्स्ट कोऑर्डिनेट से बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव नंबर है ना, तो वो 0 से π/2। ठीक है, और दूसरा तो जिसमें हम देखेंगे कि 0 से 2 माइनस एक्स स्क्वायर का जज़र जो है ना, तो हमने इसका बनाना है सर्कल की इक्वेशन का फार्मूला, जिसमें वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 2 का स्क्वायर रूट लिख देंगे। इस तरह से 0 से 2 स्क्वायर रूट इसकी जज़र लिमिट बन जाती है। तो बाकी स्टूडेंट इसको सिर्फ सॉल्व करने का मेथड होता है, आर का क्यूब बन जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा, इंटीग्रेट करने से 1/4 कॉमन आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगेन आपके पास इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो अपर लिमिट आपके पास π/2, लोअर लिमिट आपके पास है 0, तो वो π/2 का π/2 ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी क्या एवेल्यूएट करना है आपने इनको -3/3 से एंड 0 से 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कन्वर्ट करना है आपने इनको पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। तो स्टूडेंट अब हम ये देख सकते हैं फंक्शन हमारे पास साइन है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे क्या दिया कि रीजन जो है ना ऑफ इंटीग्रेशन का इज़ पार्ट ऑफ द सर्कल सेंटर एट द रीजन इफ द रेडियस इज 3। अब -3 से +3 हमें रेडियस क्या बता रहा है, -3 से +3। अगर हम -3 इधर चले जाते हैं या -3 इधर चले जाते हैं तो हमारा रेडियस तो 3 ही है ना, हमें आर का फाइंड आउट हो जाता है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास ये है क्या है, इन अपर हाफ प्लेन उसने लिखा है। तो अब देखें अपर हाफ प्लेस के लिए हमें पता है कि जी चूँकि हमारे पास जो फंक्शन है ना, एक तो इसका रेडियस 3 है, 0 से लेके 3 तक, आर आपका 0 से 3 तक चला जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे पास जो एंगल की अगर हम बात करें कि 0 से लेके पाए तक की, तो स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारे पास फंक्शन जो है वो साइन है, और साइन 0 से लेके पाए तक उसका अपर हाफ होता है। ठीक है, लोअर हाफ जो है वो पाई से लेके हमारे पास अगेन 0 होता है। ठीक है, यानी कि 180 से लेके 360 तक की डिग्री के लिए। तो बेसिकली जो है हम यहाँ पे इसको फिर जो है वो नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह पे हमारे पास क्या जाता है आर का स्क्वायर, फिर हमारे पास आर डी थीटा, और फिर इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि उसने बता दिया कि इसके बराबर था, जिसकी वजह से हमने फिर उसकी साइन की इंटीग्रेशन की तो कॉज आ जाता है, और अगेन हमारे पास आर का स्क्वायर जो है, और फिर इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पावर, इस तरह से वो 9 - 8 थीटा आ जाता है जी। उसके बाद उसमें विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करते हैं जब, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डेफिनेटली फिर आपके पास कुछ ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी लेक्चर नंबर जो है ना आपका 26। इसमें स्टूडेंट उसने हमें जो है ना वो ट्रिपल इंटीग्रेशन दी हुई है, और आपने उसने कहा है जी कि विद रिस्पेक्ट टू अपने वेरिएबल जो है ना जी ओनली लेना है। तो सॉल्व आपने किस तरह से करना है जी, आपने करना क्या है जी कि आपके पास डी एक्स जी डी वाई और डी एक्स जो आपके पास तीनों गिवन है, उनकी लिमिट्स जो हैं आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि जो जी वाला है वो -2 से 2 तक है, वाई वाला जो है वो 0 से 3 तक है, और एक्स वाला 0 से 2 तक है। आपने उनको लिमिट्स लगा दी हैं, लगाने के बाद आपने सबसे पहले डी जी वाले को हल किया, तो एक्स के साथ कुछ भी नहीं था तो एक्स एज अ कांस्टेंट, और साथ में जी, वाई के साथ जी, और जेड का q/3। और इसमें अब आपने क्या करना है जी -2 से 2 तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके आपने जी को ख़त्म कर लेना है, क्योंकि उसकी जगह पे वैल्यू पुट हो जानी है। हमें क्वेश्चन में यही कहा था कि आपने सिर्फ वाई वेरिएबल ओनली तक करना है, सॉरी जी वेरिएबल ओनली तक, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे वो क्या कहता है जी कि -1 से लेके 1 तक है, और इंटीग्रेशन जो है इसमें कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट आपने कन्वर्ट करना है। तो एक तो स्टूडेंट्स -1 से 1 आपको ये बता रहा है कि इसका जो रेडियस हमारे पास जो सॉरी इसमें जो 9 - एक्स स्क्वायर है ना, 9 - एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली हमारे पास एक तो जो एक्स बिलोंग कर रहे हैं ना, मैं आपको ये बता देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूज़न रहती है अभी भी। तो ये देखें एक्स वाले ने बाद में हल होना है, इस वजह से एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है -1 और 1 के बिलोंग।
ठीक है। और जो y बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है -9 माइनस एक्स स्क्वायर, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव के। तो अब ये चूँकि y के अकॉर्डिंग है, अगर मैं स्क्वायर लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि ये फार्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, और 9 है तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, जिससे डेफिनेटली हमारे पास जो रेडियस है ना वो 3 बनता है। ठीक है। अब 0 से 3 जो है आपके और थीटा वाले कंपोनेंट बन जाते हैं। और दूसरी चीज़, चूँकि ये एक सर्कल का है हमारे पास मुकम्मल का, तो इसमें हमारे पास 0 से लेके 2 पाई तक वो मुकम्मल तौर पे वेरी करेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये लिमिट मिल जाती है, जिसमें हम यहाँ पे आगे सिंपली जस्ट हमने उसमें वैल्यूज़ की पुटिंग करनी होती है, आर स्क्वायर प्लस 1 आर थीटा, और फिर उसमें आर मल्टीपल हो जाता है आर क्यू प्लस आर, फिर आर की अलग से इंटीग्रेशन लेंगे आर 4/4, और आर की अलग से इंटीग्रेशन लेंगे आर स्क्वायर बाई 2। तो डेफिनेटली उसके बाद फिर हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर अगेन हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिया, फिर उसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास स्टूडेंट इस तरह से है कि एवेलुएट द डबल इंटीग्रल। हमने यहाँ पे भी क्या करना है, उसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उनके जो है ना हमने जो लिमिट है और उसको सॉल्व करना है हमने। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो हमें ऊपर जो फंक्शन गिवन है ना हमें 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, हम वहाँ से ही इसको सॉल्व करके सारा कुछ निकाल लेते हैं। अब मैं आपको बताता जाता हूँ जी। तो ये देखें, एक्स आपका बिलोंग कर रहा है -1 टू +1 के बिलोंग के साथ से, और आपका जो वाई बिलोंग कर रहा है, चूँकि अंदर वाई है तो वाई बिलोंग कर रहा है जी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि वाई स्क्वायर लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है कि आर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है रेडियस, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो लिहाजा रेडियस भी हमारे पास 1 है। अब रेडियस जो है वो 0 से लेके 1 तक है। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो है सर्कल सेंटर ओरिजिन जो है वो 1 है। सो 0 से पाई तक हम इसको इसकी जो लिमिट ले रहे हैं, लिमिट माइनस लोअर लिमिट और आर डी आर आर स्क्वायर। बाकी स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने आर के थ्रू इंटीग्रेट करना है और इसको रिस्पेक्ट टू बाद में थीटा के आपने इंटीग्रेट करना है। इस तरह से फिर आपका जो है वो सोल्यूशन जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी आपने क्या करना है कि आपने कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जाना है। और यहाँ पे भी आपको देखें तो आपको वही चीज़ मिलेगी कि आपके पास ये वाली चीज़ें जो है ना एक्स का 0 से 1 तक ही है, और वाई जो है वो आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में स्टूडेंट अगर हम वाई रखेंगे तो लिमिट हमारे पास क्या यहाँ पे जाएगी, हमारे पास सॉरी जो आ जाता है हमारे पास जो रेडियस आ जाता है ना वो हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है। 0 टू लेके ए तक, क्योंकि मैंने इसका कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है। तो अब इसमें ए का स्क्वायर आ रहा था और बाकी लिमिट आपके पास 0 से लेके पाई/2 आगे आपने सिंपल इसे सॉल्व किया तो आपका सोल्यूशन सॉल्व जो है वो हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद 27 में हमें उसने किया है कि इफ़ जो है ना हमारे पास आर टी जो है इज इक्वल टू है 5 कैप और प्लस साइन टी जे कैप एंड कॉस टी के कैप, देन आपने फाइंड जो करना है वो है आर टी का मॉड। तो स्टूडेंट जब भी आपने मॉडल फाइंड करना होता है तो आपको पता है कि आपके जो कंपोनेंट गिवन होते हैं आपने उनका अलग से स्क्वायर लेना है और बाद में आपने क्या करना है, उनको ऐड करना होता है। तो 5 का स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। और 25 और 1 जो 26 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने उनको भी क्या करना है, वेक्टर वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आपको आर गिवन है, देन वेक्टर दैट आर टी एसोसिएट विद टी इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट इसमें वेक्टर वैल्यूड फंक्शन क्या होता है और टी इज इक्वल टू 2, आपने क्या करना है जहाँ पे आपके पास टी नज़र आ रहा है आपने वहाँ पे 2 पुट करना है। और वेक्टर वैल्यूड का फंक्शन है कि आपने वैल्यू दे देनी है, जहाँ जहाँ पे टी था वहाँ वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, log 2 -1 log 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है, इसी वजह से वो ख़त्म हो जाता है, बाकी आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट नंबर 28 में वो कहता है जो चेक द वैल्यू ऑफ द लिमिट फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, अपने आंसर से सेटिस्फाई करवाना है, उसको जस्टिफाई करवाना है। तो लिमिट 1/t आई कैप प्लस 2e⁻2t जे कैप कॉस टी के कैप। अब देखें लिमिट आपके पास जो t है ना वो 1/t है, तो आपको पता है कि बटे में 0 आने से वो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पे जो 1/t वाला फंक्शन है ना, ये 1/t जो है ये इसको इसका पहला कंपोनेंट जो है ना वो हमारे पास लिमिट को एग्जिस्ट
नहीं करने दे रहा। सो इवन थ्रो द लिमिट टू रिमेनिंग टू कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। सो हम यहाँ पे ओवरऑल अगर देखें तो हम कहेंगे कि वेक्टर वैल्यूड में जो फंक्शन है वो डज नॉट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी वेक्टर क्वेश्चन। वेक्टर इक्वेशन जो है आपके पास गिवन है सी की, और उसने कहा है कि डेरिवेटिव लेना है एंड टेंजेंट वेक्टर आपने एट पॉइंट टी नॉट आपने बताना है इसका फाइंड द। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है, आपने जैसे पास आर टी वन ओवर टी आई कैप टी स्केयर जे कैप एंड टू स्केयर रूट टी के कैप है, डेरिवेटिव लेके आपके पास फॉर्म जो आनी है वो भी क्वेश्चन में दी हुई है कि डेरिवेटिव लेके वन ओवर टी स्केयर बनता है प्लस टू टी और प्लस वन ओवर टी का स्केयर रूट। और आपने टेंजेंट टू द पॉइंट फाइंड करना है। टेंजेंट पॉइंट क्या होता है कि आपने डेरिवेटिव लेने के बाद आपने टी की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी होती है, फंक्शन में वैल्यू पुट कर देनी होती है। तो आपने जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या करना है, 3 पुट कर देने, तो आपको क्या हो जाएगा, टेंजेंट टू द वेक्टर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे देखें हमने वो फाइंड कर दिया, देन उसने हमसे क्या कहा जी कि फाइंड द टेंजेंट वेक्टर एट दैट पॉइंट। हाँ जी, हमने आर टी और आर टी जो है उनमें जो है ना वो वैल्यूज़ की पुटिंग कर दी। जहाँ जहाँ पे टी था वहाँ वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3 पुट कर दिया टी वाले में भी और सिंपल वे में भी, ठीक है। तो देन हमने जो आंसर आ जाता है वही हमारा जो है वो सिंपल फाइनल आंसर है। लेफ्ट उसने कहा जी का आर टी आपके पास अगर फंक्शन है तो फाइंड द टी, आपने इसमें टी की वैल्यू को फाइंड करना है सच दैट आर टी एंड आर डैश टी आर द परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर का हमारे पास मकसद स्टूडेंट ये होता है कि अगर हम उन दोनों को आपस में मल्टीपल करें तो आंसर सिफर होता है। वेक्टर के अंदर किसी भी दो चीज़ों का मल्टीपल अगर सिफर है तो वो परपेंडिकुलर होता है। इसमें भी हमने यही कहा है कि हमने इनको क्या करना है, परपेंडिकुलर शो करवाना है। तो हमने इन दोनों को आर टी और आर डैश टी कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव लेके साइन का कॉस आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब दोनों को मल्टीपल करेंगे इज इक्वल टू 0 रखेंगे, वहाँ से हम टी का आंसर आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखिए मल्टीपल कर दिया, -8 साइन टी कॉस टी बना, फिर हमने -8 को भी जाते डिवाइड करा दिया, वो भी चला गया। फिर अगर हम मल्टीपल करते हैं बोथ साइड पे 2 को तो वो साइन 2 बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा। साइन इन्वर्स होने से वो 0 पाए 2 पाए 3 पाए सारी वैल्यू हैं इस 0 की, ठीक है। और फिर अगर हम इसको 2 पे भी डिवाइड कर दें तो वो पाई/2 3 पाई/2 ये तमाम तर वैल्यूज हैं वो इसके लिए आ जाती हैं। लेक्चर नंबर 29 में स्टूडेंट हमसे कहता है कि राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द वेक्टर वैल्यू फंक्शन। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास, अब उसने कहा जी एवेल्यूएट नहीं करना, जस्ट आपने एक्सप्रेशन बताना है, डू नॉट एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हमें कहा गया है ना कि आपने राइट डाउन द एक्सप्रेशन करना है आर्क लेंथ का, आर टी इज इक्वल टू हमें दिया है आई कैप जे कैप दिया हुआ है। तो इसमें आई कैप जो है इज इक्वल टू एक्स के बराबर रखना है, वाई कैप जे कैप जो है ना इज इक्वल टू आपने वाई का रखना है, फिर आपने दोनों का लेना है डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, तो आपके पास आंसर आ जाते हैं, ठीक है। अब आपने फार्मूला जो है ना आर्क लेंथ का वो देखें, डी एक्स बाई डी टी का स्केयर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्केयर, ठीक है, और 0 to 4। ऐसी जैसे ही आपने ये 0 to 4 उसने हमें दिया हुआ था, ये देखें शुरू से, ठीक है। बाद में आपने क्या किया जी, इसका स्क्वायर ओपन करके आपने जस्ट एवेलुएट नहीं करना, जस्ट एक्सप्रेस करना था, तो वो हमने कर दिया। अब इसमें भी देख लें 0 to 2 पाई है, और आपने आर्क लेंथ का फार्मूला अगर गुण करना है तो आपने एक्स वाले को 2 साइन टी, कॉस जो वाई वाला है वो 2 कॉस टी, फिर आपने डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी का डेरिवेटिव पुट करना है और उसका एक्सप्रेशन में शो करना है। उसने यहाँ पे ये नहीं कहा कि सिर्फ एवेलुएट एक्सप्रेशन बल्कि एवेलुएट भी करेंगे। तो हमने इसको आगे भी सॉल्व कर दिया, 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 4 साइन स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो वो हमारे पास बेसिकली सॉल्व हो जाता है, ठीक है, 0 से 2 पाए। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हमारे पास आंसर आया था। सेम क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स ये भी वैसे ही है, तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जी गिव द इक्वेशन ऑफ द टू कर्व y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास ऐसे पॉइंट होते हैं कि जब हम उनको दोनों को वो जो जिस पॉइंट पे वो सेटिस्फाई करवा रहे हो आपके पास। अब y इज इक्वल टू अगर x है और y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट है, तो यानी कि x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट है। अगर ये ऐसा है तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने से x इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, फिर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 से x इज इक्वल टू 1, तो 0 और 1 उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए, ठीक है। इसी तरह से आप अनदर जो है वो इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से हम उसके इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो बताते होते हैं कि आपने दोनों को इक्वल रखना है, वहाँ से x के 2 आंसर निकालने हैं, वो जो 2 आंसर हैं वो उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं।
लेक्चर नंबर 30 में वो हमसे कहता है जी कि आपने ये बताना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट है या नहीं है ये जानने के लिए हमने स्टूडेंट्स क्या करना होता है कि हमारे पास जो भी इक्वेशन दी होती है उसमें डी एक्स के साथ जो भी पोर्शन होता है वो हमारे पास एज हम उसे पी लेट करते हैं, और जो डी वाई के साथ होता है उसे हम क्यू लेट करते हैं। तो और पी वाले का हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव और क्यू वाले का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है। अगर आंसर दोनों के बराबर आ गए तो एग्जैक्ट होगा, अदरवाइज़ वो नॉन एग्जैक्ट होगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पी एक्स का पी और क्यू जो है हमने ले लिया है वहाँ से, इसका मैंने विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, वाई डेरिवेटिव लेना है। तो 4x तो कांस्टेंट होंगे, तो वाई क्यूब का 3y² बनेगा, तो 3 एंड 4 12। ये देखें इसी तरह से जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो 6 तो कांस्टेंट होगा, x² का 2x होगा, तो 2 और 6 12, और बाकी x और y² ये देखें दोनों के सेम है, तो लिहाजा ये हमारे पास एग्जैक्ट है। इसी तरह से अगर हम एक और क्वेश्चन को देखें कि क्या ये भी हमारे पास एग्जैक्ट है या नहीं है, तो इस वाले पोर्शन का हमने विद रिस्पेक्ट टू जब वाई डेरिवेटिव लेंगे तो 4 को x तो वैसे कांस्टेंट है, सारा ज़ीरो हो जाएगा। अब 9xy में से 9x रह जाएगा, बाकी तो विद रिस्पेक्ट टू वाई के थ्रू चला जाएगा। जब मैं नेक्स्ट का लूँगा 5x का, इसका मैंने चूँकि विद रिस्पेक्ट टू x का लेना है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 15x²। अब स्टूडेंट ये आंसर मैच नहीं किए, लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल नहीं है, क्योंकि इनमें डी वाई बाई डी एक्स और करली बाई करली एक्स के जो आंसर हैं वो इक्वल नहीं हुए हमारे पास। अनदर क्वेश्चन में हमारे पास जो है एक और फॉर्म है, उसने हमसे ये कहा है कि हमारे पास चेक करें कि वेदर दैट इज़ द एग्जैक्ट और नॉट एग्जैक्ट। इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें जो है एक को एक्स और एक को पी और एक को हमने जो है ना वो क्यू ले लेना है। हमने उनके डेरिवेटिव लेके देखने हैं, जब आंसर इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास एग्जैक्ट होगा, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है आंसर एग्जैक्ट आ रहे हैं, क्योंकि जब हम इनको मल्टीपल करेंगे तो अगर हमने मल्टीपल नहीं करना तो ये चूँकि हमारे पास p है, इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू y लेना है ना डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास 3x का स्केयर और y बनना है, दूसरे में तो y होगा नहीं, तो लिहाजा जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये जो y है वो विद रिस्पेक्ट टू के थ्रू चला जाएगा, बाकी आपके पास लेफ़्ट का आंसर और राइट का आंसर, ठीक है, ये दोनों जो है वो हमारे पास क्या होंगे, ये इक्वल आ जाते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कह देते हैं कि ये आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट इनको अगर हम वापस भी लेके जाएं तो हम इनको वापस भी लेके जा सकते हैं, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दोबारा से वो फॉर्म बना सकते होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे लगे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम आपको दोबारा मिलेंगे।